Hello students, today we are going to discuss a topic that is mechanics. क्या होता है mechanics? Mechanics जैसे फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रो है, मैग्नेटिज्म है, लाइट है, मॉडर्न फिजिक्स है, बहुत सारी ब्रांच है। वैसे ही मैकेनिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है और ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। फिजिक्स की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है मैकेनिक्स। क्या है मैकेनिक्स? मतलब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we will discuss about motion or rest of an object। मतलब इसमें हमें डिस्कस करना है मैकेनिक्स के अंदर कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। पूरी मैकेनिक्स इसी के दौरान मैकेनिक्स के दौरान पूरे सब हमें यही डिस्कस करना है कि पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट में। सुनना, इसमें फर्दर ये जो मैकेनिक्स है इसके हम कुछ और भी पार्ट्स बना सकते हैं। जैसे मैकेनिक्स के अंदर ही अगर हम कहें स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स या फिर डायनामेटिक्स, ये बेसिकली तीन टर्म्स है। क्या है मैकेनिक्स? मोशन या रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैटिक्स का मतलब या तो पार्टिकल रुका हुआ होगा, मींस या तो रेस्ट पे होगा, और अगर रेस्ट नहीं होगा तो और इसमें इक्विलिब्रियम होगा। क्या होता है इक्विलिब्रियम, इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको इन शॉर्ट इतना बता देता हूं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि समेशन ऑफ नेट फोर्स क्या है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जीरो। इक्विलिब्रियम भी दो प्रकार के होते हैं। रोटेशनल का इक्विलिब्रियम होता है, ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम होता है। और ऑब्वियसली हम लोग मैकेनिक्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अभी अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अभी यहाँ पे हम रोटेशन जैसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया एफ नेट जीरो है। अगर यही ट्रांसलेशन के इक्विलिब्रियम यही ये ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम अगर हम यहीं पर रोटेशनल के इक्विलिब्रियम की बात करते तो हम देखते, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे इक्विलिब्रियम का भी मतलब दो प्रकार से हम डिस्कस कर सकते थे कि ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम या रोटेशन का इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम का मतलब होगा एफ नेट जीरो। विजुअल विजुअल है कि नहीं? ध्यान रख देता हूँ नीचे। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब अगर ट्रांसलेशन की बात करें, दो प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम मीन्स समेशन ऑफ नेट फोर्स इज जीरो। अगर रोटेशनल की बात करें, फ्यूचर का टॉपिक है ये, आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पे जो नेट टॉर्क है वो क्या होता है, जीरो होता है। मीन्स मैकेनिक्स में स्टैटिक्स या फिर स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामेटिक्स। तो स्टैटिक्स में हमने देखा इधर ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा या फिर इक्विलिब्रियम में होगा, चल रहा होगा, हो सकता है चल रहा हो लेकिन इक्विलिब्रियम में होगा, उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, मतलब कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा किसके अंदर, स्टैटिक्स के अंदर। अब बात करते हैं हम काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट के मोशन और मोशन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर हम ये बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, मोशन किस वजह से हो रहा है, इसको हम इग्नोर करेंगे। किस ब्रांच के अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर। मतलब वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द रिलेटेड टर्म टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक distance, displacement, speed, velocity, acceleration, and the graph also, and the equation of motion and motion under gravity also.
बट हम इसमें जो काइनेमेटिक्स के अंदर हम वजह पता करने की कोशिश नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द रीजन बिहाइंड द मोशन. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मोशन and we'll discuss about the terminology like speed, velocity, acceleration, distance, displacement, like that. मीन्स हम यहाँ पे कॉज को पता करने वाले नहीं है कि मोशन का कॉज क्या. ऑब्वियसली सबको पता है कि मोशन का कॉज क्या होता है, फोर्स होता है. नेक्स्ट वन इज डायनामेटिक्स. काइनेमेटिक्स या डायनामेटिक्स. काइनेमेटिक्स क्या होता है? सेम यहां पर भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन होगा, यहां पर भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन था. शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं. लेकिन यहाँ पे जो कॉज था उसको क्या कर रहे थे हम? इग्नोर कर रहे थे. कॉज को इग्नोर कर रहे थे. यहाँ पर मोशन भी देखेंगे और साथ ही साथ मोशन क्यों हो रहा है उसके कॉज के बारे में भी डिस्कस करेंगे. मीन्स मैकेनिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया. मैकेनिक्स का मतलब है पार्टिकल रेस्ट पे होगा या फिर मोशन में होगा. ये दो टर्मिनोलॉजी है. मैकेनिक्स का मतलब मैकेनिक्स का ही फर्दर हम और क्लासिफिकेशन करें तो स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स या डायनामेटिक्स जैसे तीन शब्दों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टैटिक्स का सिंपल मतलब है पार्टिकल या तो रुका हुआ होगा या फिर इक्विलिब्रियम में होगा. इक्विलिब्रियम का मतलब बिल्कुल भी रुका हुआ नहीं होता. इक्विलिब्रियम का मतलब चल भी रहा हो सकता है, रुका हुआ भी हो सकता है. बट चल रहा होगा तो एक फिक्स या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा. इक्विलिब्रियम सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के. एक ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल का इक्विलिब्रियम. ये तीन चीजें मैंने आपको बताई. और काइनेमेटिक्स में हम मोशन या मोशन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन कॉज का पता नहीं करेंगे. लेकिन डायनामेटिक्स में हम मोशन और कॉज दोनों का ही पता करने वाले हैं. तो ये मैंने आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताई. अब क्या होता है मोशन और क्या होता है रेस्ट, देखते हैं थोड़ा सा. क्या है मोशन, क्या है रेस्ट. जैसा हम समझते हैं कि मोशन का मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट मोशन. मैं आपसे बोलूं एक ट्रेन है, ये एक बस है, उसके अंदर आप भी बैठे हो, ये आप बैठे, ये आपकी वो बैठी है और आप दोनों लोग बैठे हो. ये कोई एक मूविंग बस हो सकती है जो किसी वेलोसिटी v से चल रही है. मैं आपसे पूछूं क्या आपकी वो मोशन में है? यू आर गोइंग टू से नो, क्योंकि आपके सामने उनकी सीट है और हमेशा आपके सामने ही उनकी सीट है. देन योर आंसर इज नो. मीन्स ये मोशन में नहीं है आपके हिसाब से. आप ये आप है, ये वो है. बट अगर कोई थर्ड पर्सन है, ग्राउंड पे खड़ा है, इससे मैं पूछूं ये क्या बोलेगा? इससे मैं पूछूं क्या ये मोशन में है? कहेगा ऑफ कोर्स, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रही है. मैं पूछूं क्या ये मोशन में है? कहेगा ऑफ कोर्स, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो फिर इन्होंने क्यों कहा कि ये मोशन में नहीं है? यहाँ एक गेम होता है, एक टर्म होता है जिसका नाम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मेरी राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे पुराने समय में आपने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग कहते थे सब आंखों का खेल, आंखों का नजरिया है, देखो तो सब अच्छा है और ना देखो तो सब खराब है. अच्छा देखो तो अच्छा दिखेगा, खराब देखो तो खराब दिखेगा. बिल्कुल सेम सिनेरियो. बस के अंदर चलता हुआ पार्टिकल भी रेस्ट में हो सकता है, बशर्ते हमें ये देखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. एक्चुअली में क्या पॉइंट है मोशन, क्या पॉइंट है रेस्ट, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हम. पॉइंट के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि ये बंदा ग्राउंड पे रेस्ट, अगर आप समझे कहानी तो. पहले तो मैं मोशन की आपको डेफिनेशन कर देता हूँ ताकि आप कुछ समझ पाए. मोशन का मतलब होता है
मोशन का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को समय के साथ साथ चेंज करता है, इसका मतलब वो मोशन में है। तो समय के साथ साथ तो ये भी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, फिर ये क्यों कह रहा है कि ये रेस्ट में है? इसके पीछे सिंपल कहानी है। जो फ्रेम इस बंदे का है, ए का जो फ्रेम है, वही फ्रेम बी का भी है, दोनों सेम फ्रेम में है। इस वजह से ये क्या कह रहा है? रेस्ट बोल रहा है। अगर मैं आपको मैथमेटिकल नंबर डाल दूं, ज्यादा समझ आता है स्टूडेंट्स को। ये 10 मीटर पर सेकंड से, सपोज दैट ये बस 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही होंगी और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही होंगी। मतलब जितना आगे ये बढ़ती हैं उतना ही आगे ये भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही लगता ना कि ये तो हमारे सामने ही थे, अभी भी हमारे सामने है, पहले भी हमारे सामने थे और इनकेस फ्यूचर में भी हमारे सामने रहेंगे। यहाँ पे एक शब्द पैदा होता है रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में क्या है? जीरो है। फिर ऐसा क्यों है कि इसके साथ ये क्यों कह रहा है मोशन में? ऑफ कोर्स ये रेस्ट में, इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं, ये ग्राउंड पे खड़ा है, रुका है, इसके सामने से बस 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है गुजर के, तो इसको लग रहा है ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है। लेकिन ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों लोग बैठे हुए हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के बारे में जो बात बता रहे हैं ये भी सही बता रहे हैं, ये भी सही बता रहे हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मोशन और रेस्ट कहाँ से डिफाइन करेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। जरूरी नहीं कि चलता हुआ ऑब्जेक्ट मोशन में ही हो, रेस्ट में भी हो सकता है, देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से देख रहे हैं। दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मोशन का मतलब ये छोटे, अगर हम छोटे क्लास की बात करें, 9th क्लास की बात करें या जूनियर क्लासेस में पढ़ रहे, तो आपके लिए इतना टर्म इनफ है कि एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस मोशन। लेकिन क्योंकि हम लोग 11, 12 नीट IIT ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें यहाँ डिस्कस करना पड़ेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसी भी कोई चीज़ होती है या उसी से ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या है ऑब्जेक्ट का रेस्ट या क्या है ऑब्जेक्ट का मोशन। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जीरो है तो वो हमेशा रेस्ट में होंगे, और उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी अगर कुछ है तो वो मोशन में होंगे। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी? इसी चैप्टर में, इसी ब्रांच में आगे चल के हम फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मोशन और रेस्ट आप समझ चुके होंगे। कि अगर मैं सिंपली आपसे कहता ये दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और आप यहाँ खड़े हैं, आप बोलेंगे आप रेस्ट में, आप बोलेंगे मोशन कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ऑब्वियसली योर आंसर इज करेक्ट। अगर आप भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, इसका मतलब है जितना डिस्टेंस ये कवर करता है उतना ही आप भी कवर कर जाते हैं, जितना टाइम ये लेता है उतना ही टाइम आप भी लेते हैं। तो जब भी आप इसकी तरफ देखते हैं, ये आपको आपके सामने दिखाई देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये रेस्ट में है। दिस इज एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। If an object changes its position with respect to time is called motion। अब एक्चुअली मोशन भी कई टाइप के हो सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें टाइप ऑफ मोशन के बारे में कि मोशन फर्दर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, जनरली लोगों को आंसर पता होगा। 3 टाइप के मोशन होते हैं। हम बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन, दूसरा बोलते हैं 2D मोशन, 1 डायमेंशन या 1D, या तीसरा हम बोलते हैं 3D मोशन। आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में आइडिया होगा। हम मान लेते हैं ये कोई x एक्सिस है, ये कोई y एक्सिस है, ये कोई z एक्सिस है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स 0,0,0 है। अब समझते हैं ये क्या होता है 1D मोशन, 2D मोशन या 3D मोशन। मोशन का मतलब चलो यहाँ से देखते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब सॉरी मोशन का मतलब क्लियर है कि ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके,
टाइम के साथ पोजीशन को चेंज करता है, इसका मतलब मोशन में। अब मोशन किस टाइप का, 1D मोशन है, 2D मोशन है या 3D मोशन। एक्चुअली यहीं से हम अपने टॉपिक में एंट्री करने वाले हैं। आप देख ही रहे हो क्लास 11 का जो टॉपिक है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशंस के बाद में पहला टॉपिक क्या, मोशन इन 1 डायमेंशन। अगला है मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D, इसी का नाम होता है। 3D मोशन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये गैसेस में पाया जाता है, क्या होता है थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर देखते हैं। 1 डायमेंशन मोशन, अगर कोई एक्स के अलॉन्ग सिर्फ मूव कर रहा है, या सिर्फ वाई के अलॉन्ग मूव कर रहा है, या सिर्फ जेड के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ऐसे मोशन को हम 1 डायमेंशन मोशन के नाम से जानते हैं। मीन्स अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन along only one coordinate या one axis, either x, y or z. It means this is the story of motion in 1 dimension. It means ये तो सही रहना है, object changes its position with respect to time along one axis only. वन एक्सिस ओनली ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्स वाई या जेड, कोई भी एक्सिस हो, एक्स वाई या जेड, किसी भी एक एक्सिस के अलाउंग मैंने एनिमेशन में बनाए हुए यहाँ एक्स का अलाउंग सिर्फ मूव कर रहा है, यहाँ वाई के अलाउंग सिर्फ मूव कर रहा है, या यहाँ पे सिर्फ इसको अलाउंग मूव कर रहा है जेड के अलाउंग। तो किसी भी एक एक्सिस के अलाउंग अगर मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। मोशन ऑफ कार ऑन द रोड, या कुछ लोगों ने अगर सुना हो तो दूसरा एग्जाम्पल हम इसका ये भी बोल सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। कुछ लोग को लगने लगता है ये 2D मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होता है, ऊपर से नीचे गिरता है वो देखते हैं उनको लगता है 2D मोशन, 2D मोशन है, 1D मोशन कैसे। ऑफ कोर्स आपने इतना तो पढ़ा ही है ना कि इसको हम बाई कंसीडर करते हैं। जनरली किसी को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं बाई, तो हम चलो मान लेते हैं ये बाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस, इस तरीके से 3D स्पेस में होता है। ओके, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब इस मार्कर को अगर मैंने इस तरीके से यहाँ से छोड़ा, इस तरीके से गिरा, तो ये तो 1D मोशन हुआ ना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वाई के लॉन्ग मूव कर रहा है। मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग वन एक्सिस। एक सेकंड, लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर रहा है, तो ये भी किसका पार्ट है, मोशन इन 1 डायमेंशन का या इसे हम 1 डायमेंशन मोशन या 1D मोशन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल इसका मोशन का टाइप ऑफ मोशन। नेक्स्ट वन इज 2D मोशन, और यही हमारा चैप्टर का भी नाम है, टॉपिक का भी नाम है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ, दैट्स व्हाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2D मोशन बहुत ही क्लियर है, बिल्कुल हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग, इस 1 की जगह हम 2 एक्सिस लिख देंगे यहाँ पे, अलोंग 2 एक्सिस। 2 एक्सिस में वही हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करे, एंड इंपॉर्टेंटली 2 कोऑर्डिनेट्स के साथ एक साथ चेंज करे। अगर एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो एक्स में भी अपनी पोजीशन को चेंज करे और वाई में भी अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो ऐसे मोशन को हम 2D मोशन के नाम से जानते हैं। समझे? देखते हैं जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं पैराबोला मोशन, और इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है, प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी मोशन जो 2D मोशन है, जो एक्स और वाई के साथ चेंज करता है, या कोई कार चला रहा है, मान लीजिए ऐसे रोड पे कार है ये, लेकिन इसको जिग जैग मैनर में चला रहा है, इस तरीके से ऊपर भी लेके जा रहा है, नीचे भी लेके आ रहा है। ऊपर और नीचे का मतलब वाई डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब एक्स डायरेक्शन, तो ये भी 2D का मोशन हो गया। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल जो इसका ना हम पैराबोला मोशन से समझते हैं। पैराबोला मोशन से दोनों काम हो जाएंगे हमारे, हमें आगे चल के इसके बारे में डिस्कस भी करना है।
लेट्स से ये एक्स और ये वाई। मैं गार्डन में गया, आम का बगीचा देखा, एक पत्थर उठाया और मार दिया, कुछ इस तरीके से गिरा। हेड एडजेक्टिव होती है, हम स्टोन फेंकते ना आम तोड़ने के लिए, तो हेड एडजेक्टिव होती है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर ये पार्टिकल ट्रेवल करके नीचे गिर रहा है आगे, और यहाँ से देखो ये आगे चल रहा है, नीचे गिर रहा है, इधर आया, इसका मतलब एक्स में मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, इसका मतलब वाई में मूव कर रहा है। इसका मतलब दिस एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोला मोशन या मोशन इन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, इसका एक नाम और भी होता है, कुछ लोग उसको लीनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। किसको? 1D मोशन को लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या 1D मोशन के नाम से भी जानते हैं। 3D मोशन आपको सबसे इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना, बस हमको बता देना जो कि क्या करना, पार्टिकल पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ एक साथ चेंज हो, तीनों एक्सिस के अलोंग एक साथ में चेंज हो, समझे? तीनों मोशन के साथ, सॉरी तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ एक साथ चेंज हो, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? 3D मोशन, या इसको जिग जैग मोशन के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम देखें तो इसके हम दो एग्जांपल बहुत आसानी से देख सकते हैं। आप आपके घरों में आप समझ सकते हैं, घर में अगर हम देखें तो दीवार जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर के पास एक फ्रंट दीवार होती है और एक इस तरीके से दीवार होती है, एक इस तरीके की दीवार, एक इस तरीके की दीवार। यहाँ कहीं पे या तो बीम होता है या कॉर्नर मान लीजिए, तो अब तीनों एक्सेस हो गए। और यहाँ पे अगर बीच में या कहीं पे कहीं इंसेक्ट बैठा है और इंसेक्ट उड़ता है, तो आप समझेंगे उड़ने का मतलब है अगर इंसेक्ट उड़ के यहाँ आ गया तो यहाँ से भी पोजीशन चेंज हुई, यहाँ से भी चेंज हुई। और ऑफ कोर्स अगर मैं इसको बीम के लिए इस तरीके से कर लूँ, मान लो ये बीम है और इंसेक्ट उड़ के यहाँ पे आ गया, तो देखोगे इस बॉल से, इस दीवार से भी पोजीशन चेंज हुई, इस बीम से भी चेंज हुई, इससे चेंज, मैं तीनों को एक्सेस मान रहा हूँ, ये मान ले रहा हूँ कोई एक्स एक्सेस है, ये मान ले रहा हूँ कोई वाई एक्सेस है, ये मान ले रहा हूँ कोई जेड एक्सेस है, तो तीनों एक्सेस के अलावा इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम 3D मोशन के नाम से जानते हैं। ओके, या फिर आपको इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आगे चलकर क्लास 11th के अंदर ये थर्मोडायनेमिक्स या केटीओजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि गैसेस 3D मोशन करते हैं, या गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3D मोशन करते हैं या जिग जैग मोशन करते हैं। तो ऐसे मोशन को भी हम 3D मोशन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था, एक्चुअली ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था। क्लास 11th में जो स्टूडेंट्स एंटर कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये था। अभी हम लोग आगे थोड़ा सा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चल के देखेंगे। अब हमारा ये क्लियर हो गया, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, लगे होंगे 15-20 मिनट, कोई बात नहीं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन। लीनियर मोशन या इसी का दूसरा नाम रेक्टिलिनियर मोशन, या जो हमारी किताबों में लिखा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें कई सारे टर्म्स के बारे में भी पढ़ना है, जैसे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो आज का बेसिक वीडियो ये कॉन्सेप्चुअल रहने वाला है, थ्योरेटिकल रहने वाला है, और जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ इसकी कॉन्सेप्ट और थ्योरी कवर करने वाले हैं, ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो ना, कॉन्सेप्ट और थ्योरी एक साथ हो जाएगा, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पैरामीटर डिस्कस करते हैं। कुछ पैरामीटर है जैसे डिस्टेंस, बोलते हैं एक्चुअल पाथ, थोड़ा सा मेरा राइटिंग ठीक नहीं है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा लिखूँ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ये भी बोलते, कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो मतलब दोनों तरीके से बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी या टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। मतलब सिंपल मैं अपने हिसाब से जैसे मैं समझाता हूँ, लोगों को बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि क्या करना है आपको, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है मोशन में ना, उसके पीछे फीता लेके पड़ जाना है, फीता लेके पड़ जाना है।
मतलब जिधर भी जाता है बस जोड़ते रहना, बस जोड़ते रहना, बस जोड़ते रहना। दैट इज एक्चुअल बोले हम या टोटल बोले, एक ही बात है। जितना उसने एक्चुअली में चला उतना जोड़ लो, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और दो प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं बेसिकली, आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे, वेक्टर या स्केलर। तब तक के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बहुत लंबा डिस्कशन होने वाला है कि क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज, क्या होती है टेंसर क्वांटिटीज। तो उसके लिए मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूँ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दो प्रकार की क्वांटिटीज होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, वो वेक्टर कहलाते हैं, और जो नहीं करते हैं ऐसा वो स्केलर्स कहलाते हैं। आप टेंसर भी कह सकते हो, लेकिन मैं अभी ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, जब आएगा तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप समझते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है हु हैज ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स नो डायरेक्शन। डायरेक्शन का अगर डिस्कशन नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ओके, डायरेक्शन का मतलब जैसे मैंने आपसे बोला मैं 5 किलोमीटर चल के आया हूँ, 5 किलोमीटर चल के आया हूँ, मतलब कोई भी डायरेक्शन के बारे में मैंने बात नहीं की। मैं 5 किलोमीटर ईस्ट में चल के आया हूँ या 5 किलोमीटर वेस्ट में चल के आया हूँ, किधर गया कहाँ गया कोई मैंने बात नहीं की, सिर्फ मैंने बात की क्या 5 किलोमीटर। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ, मैग्नीट्यूड के बिना दुनिया में कोई बात ही नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना। मैग्नीट्यूड इज द प्राइमरी थिंग जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको उसको। आप दुकानदार को जाके ये नहीं बोल सकते, दुकान पे बाजार में गए, हाँ हेलो भाई साहब आलू दे दो, इसलिए यू शुड टेल हिम द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटैटो 1 kg 2 kg है, गरीब है तो 100 ग्राम। ओके, तो मैग्नीट्यूड तो होना ही होना है, डायरेक्शन है नहीं है बात का विषय, मैग्नीट्यूड तो हमेशा होता है। या दूध लेने चले गए, दूध दे दो, ऐसा थोड़ी होता है दूध दे दो, बताना पड़ेगा ना 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 100 ग्राम दूध, क्या है दूध है, हम बोलते हैं ना 100 ml दूध, ग्राम तो नहीं बोलते, 100 ml दूध, ठीक है। तो डायरेक्शन तो डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड तो नेसेसरी है, होना ही होना है, बिना मैग्नीट्यूड की हम कोई बात नहीं कर सकते। हाँ तीसरा बताया मैं, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, स्केलर क्वांटिटीज होती है। और यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशंस के अंदर एक श्रेणी बनाई गई है, किसी भी चीज को या किसी भी क्वांटिटीज को नापने के बाद उसका मात्रक ऐड करते हैं, मात्रक का मतलब यूनिट ऐड करते हैं। जैसे हम ह्यूमन है, और भी तो एनिमल है यहाँ पे दुनिया में, लेकिन हमें पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो सबके पास अलग अलग फीचर होते हैं। हम जिस ग्रुप में आते हैं हमारे कुछ स्पेसिफिक फीचर है, इसी वजह से हम ह्यूमन है। भैंस के पास वो चीजें नहीं है, ये किसी के पास नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, रिलेवेंट तो नहीं लग रहा, नहीं लगेगा। देखो आपने किसी को बताना है, और जैसे आपने बताया सरनेम की समझ तरह आप यूनिट को समझ लो, आपका सरनेम नेसेसरी है, जैसे बिना सरनेम के पासपोर्ट नहीं बनता, पासपोर्ट के लिए सरनेम की आवश्यकता होती है। ऐसे ही फिजिक्स में जब हम किसी क्वांटिटीज के बारे में बताते हैं तो हमको ये बताना जरूर पड़ेगा कि किस यूनिट में हम इसका मापकरण कर रहे हैं, मतलब किस यूनिट में हम इसको मेजर कर रहे हैं। इसीलिए मेजरमेंट में हम इसको मीटर्स में नापते हैं। आपको सेंटीमीटर्स में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर्स में भी नाप सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन जो एसआई यूनिट है, अब मैं इसके बारे में नहीं बताने जा रहा कि एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, ये सब आपको इतना पता होगा, 11th में आ गए तो इतना तो पता ही होगा, ठीक है। समझ रहे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिसाब से मीटर में हम नापते हैं, और मैंने आपको बता दिया स्केलर है, ठीक है। ज़्यादा समय ना देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कई तरीके से, सबसे पहली बात हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड
बाय अ बॉडी, ऐसे भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। क्या होता है समझना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। दोनों ही एक प्रकार से दूरियां हैं, एक प्रकार से। जैसे एग्जांपल के लिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, मैं यहाँ से 3 रास्तों से गया, ये कोई मैंने 3 पाथ जो है वो फॉलो किए, ठीक है, ये 3 पाथ मैंने फॉलो किए, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया। मेरे से बोला जाए कि कौन सा होगा डिस्प्लेसमेंट, चाहूँ तो थोड़ा सा इसमें और अच्छे से मेंशन कर दूं, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, अगेन ये 2 पॉइंट्स हैं, इन पे 3 तरीके से मैं आया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, उससे कुछ डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। ऑफ कोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये बड़ा पड़ जाएगा, ये भी बड़ा पड़ जाएगा, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है इस कंडीशन में, इससे ज़्यादा छोटा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ, या कुछ लोग स्ट्रेट लाइन पाथ भी बोल देते हैं। कुछ बुक्स में ऐसे एग्जांपल भी दे रखा है कि इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक हम गए, उसके बाद कुछ इस तरीके से गए, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का पाथ ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, एक ही बात है, शॉर्टेस्ट यहाँ पे भी है, शॉर्टेस्ट यहाँ पे भी है। हाँ, तो आगे इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात की किस तरीके की क्वांटिटी, ऑफकोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे तो आगे चल के हम लोग बहुत डिस्कस करने वाले। द क्वांटिटीज which has magnitude, of course magnitude तो होना ही होना है, as well as direction and most importantly also follow vector law of addition। मतलब वेक्टर के जोड़ के कुछ नियम होते हैं कि वेक्टर्स को किस तरीके से जोड़ते हैं। ऐसे नहीं होता है ये 2 + 3 हम लोग का हमेशा 5 होता है, ऐसे होता है ना। वेक्टर में ये 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबल नंबर हो सकता है, डिपेंड करता है इनके बीच में एंगल्स क्या होने वाले हैं। ओके, अभी सोच रहा 2 3 में तो 5 पर आता, 2 3 5 ये 4 6 कैसे, आई कुछ भी 2 3 का मतलब है कि हम लोग सिंपली नंबर्स को जोड़ रहे हैं, उनके बीच में एंगल्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेक्टर के अंदर हम एंगल्स भी कंसीडर करेंगे। तो एंगल की वैल्यू चेंज होने पे उनके रिजल्टेंट की वैल्यू 5 की बजाय 4 6 या 8 10 कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि एंगल किस तरीके के हैं। ओके, हाँ, तो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो ऑफ कोर्स होना ही होना है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डायरेक्शन भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है। हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ से चला, ए से बी चला, तो एक पहला डायरेक्शन तो इसका ये हो गया कि ए से बी चला, ठीक है। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम इसको डायरेक्शन में बताना चाहें तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखें तो इसको ईस्ट बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं ईस्ट में चला, ऐसा भी बोल सकते हैं ईस्ट में, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन, ठीक है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। जो फॉलो नहीं करते हैं वो टेंसर या कुछ और कैसी क्वांटिटी हो जाती है, क्या होते हैं भविष्य का सवाल है, वहां देखेंगे, ठीक है। हाँ, इसको भी नापेंगे किसमें, इसका भी यूनिट जो होगा वो मीटर ही होने वाला है। ऐसा यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट है। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू, ये फ्रॉम वर्ड का यूज करना है यहाँ पे, ठीक, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट वन आगे चल के हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चंस मैं अभी नहीं यहाँ पे नहीं करा रहा, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को अवॉइड कर रहा हूँ। मैं पहले थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूँ, एक वीडियो बना देता हूँ,
उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जैसे क्वेश्चंस के बारे में हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जो स्कूल में आए हुए होते हैं या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में, फिर जेई और नीट के कुछ क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। तो आगे चलिए फिर थोड़ा सा अभी मैंने आज स्टार्ट किया तो थोड़ा सा टाइम लेंगे तो अच्छा होगा, ताकि थोड़ा सा मैं भी अच्छा फील कर पाऊँ। तो नेक्स्ट वन इज स्पीड। हाँ, अगर आप चाहो तो आपने देखा होगा ना, स्पीड से पहले मैं डिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल या कार्स के अंदर एक मीटर जैसा लगा होता है ना, मीटर ऐसे मीटर लगा होता है, उसको ओडोमीटर के नाम से, आई थिंक, नॉट श्योर, नहीं सॉरी, स्पीडोमीटर के नाम से जानते हैं। इसमें हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। जाने दो, स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पीड, स्पीड का क्या मतलब है? अरे हम चल रहे हैं, यही स्पीड है। हाँ, ये स्पीड है। लेकिन हम फिजिक्स में इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि स्पीड क्या है? तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम। क्या बोला मैंने? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट, थोड़ा सा राइटिंग का इशू हमेशा रहने वाला है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये है स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर हाँ थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, आगे एलिब्रेट करते हैं कि क्या इसमें हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला ऑफकोर्स अगर हम यूनिट्स की बात करें, आप देख लोगे डिस्टेंस को हम मीटर्स में नापते आए अभी अभी, टाइम को हमेशा सेकेंड्स में नापते हैं। तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट। एंड ऑफकोर्स डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम को स्केलर आप ऐसे समझ सकते हो, टाइम को भी डायरेक्शन में नहीं होता 3 बजे हैं ऊपर की तरफ ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो ना? टाइम में कभी भी हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। ओके, तो ये भी है। तो ओवरऑल ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड में भी, हम टाइप ऑफ स्पीड के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आगे मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो ये यूनिट्स वगैरह को रफ कर दे रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। हटा रहा हूँ, ओके। हाँ, तो इसमें सबसे पहला यूनिफॉर्म, मेरा ये थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, मैं ये थोड़ा सा चार्ट वगैरह ज़्यादा बनाता हूँ, कम राइटिंग हो जिससे। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स, अभी आप ये मत बोलना कि आप ये जो पढ़ा रहे हो ना यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है या इसमें पढ़ाया, आपकी बात ठीक है, 9th में पढ़ाया जाता है, 11th में पढ़ाया जाता है। मैं जब शुरू कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल बेस से शुरू करूँ। मैं चाहूँ तो सीधे क्वेश्चन से भी शुरू कर सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा करने से क्या होगा ना, जो लोग थोड़े वीक है या जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी तक, उनका बहुत लॉस होने वाला है। तो अगर आपको आता है तो आप स्पीड बढ़ा लो या फास्ट फॉरवर्ड कर लो या आगे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आप आगे से डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यूनिफॉर्म स्पीड इसका मतलब a particle बॉडी लिखेंगे, a body traveled equal distances in equal time of interval। मतलब समझे यूनिफॉर्म स्पीड का? कि नहीं समझे? जैसे ये अपने पास गड्डी है, हम बैठे वो नहीं है अकेले और चल रहे हैं, जैसे मैं t इक्वल टू 5 सेकेंड तक चला, एक जैसे लग रहा है 6 कर लेता हूँ, 6 सेकेंड तक चला, ठीक है। और मान लेता हूँ कि मैंने कोई
5 मीटर की दूरी कवर कर ली। और नेक्स्ट 6 सेकंड में अगर फिर से चलता हूँ और डिस्टेंस भी सेम कवर करता हूँ, कितनी, 5 मीटर, इट मीन्स मेरी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, सॉरी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड। आप समझ सकते हैं। अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। बराबर समय में बराबर दूरी अगर कोई तय करता है तो उसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड के नाम से जानते हैं। तेजी से साथ कर खत्म करते हैं इसको। वेरिएबल स्पीड, अब कौन इसके बारे में तो कुछ बताना नहीं है ज्यादा। unequal distances in equal time interval maybe or in different time interval में also। तो इसको सीधा हम ले ले रहे हैं, covered या traveled unequal distances। okay, next one is average speed। average speed ये इंटरेस्टिंग है, काफी क्वेश्चंस भी संभव है। एवरेज स्पीड का मतलब, स्पीड मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, मैं थोड़ा देख लूं विजिबल है, यस है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखते क्या हो रहा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है कोई, अब इसको अगर आपको हटाना है, आपको नोट करना तो आप नोट कर लो, मैं एक सेकंड हट जाता हूँ। आई थिंक कर लिया होगा, हटा लो, थोड़ा समझते हैं क्या है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी को यहां से स्टार्ट किया, मैं तो बैठूंगा, बैठ के जाऊंगा। किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और लेट्स से यहां से स्टार्ट करके और अपनी जर्नी को यहां पर इसने एंड कर दिया, फाइनल वेलोसिटी 0 कर दी, कोई बी पॉइंट पे आके। ठीक है, तो यहां से यहां तक इसने टोटल जो डिस्टेंस कवर करी है और टोटल जो टाइम लिया हुआ है, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी एक एवरेज स्पीड आ जाएगी। जैसे आपने गाड़ी में देखा होगा, कार में या बाइक्स में स्पीडोमीटर जो लगा होता है वो स्पीड बताता है, और आपने देखा होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखा होता है ना उसमें, 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, लाइक दैट। इसका मतलब ये एवरेज ड्यूरेशन में कितनी रफ्तार से चल रही है। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है हर 1 घंटे के बाद ये 60 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाली है। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्लियर? जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, जितना टोटल टाइम लिया, दोनों को डिवाइड करेंगे, वी विल गेट एवरेज स्पीड। समझे? अब एक चीज और बताता हूँ, सुनना, हटा रहा हूँ उसको। अब थोड़ा सा इस ग्राफ, इस चार्ट को ऐसा कर देता हूँ। एवरेज स्पीड that is equal to total distance upon total time taken. Okay, next one is very interesting, instantaneous speed। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होता है इंस्टेंटेनियस, सुनना। जैसे ये गाड़ी यहां से यहां तक जा रही है और इनिशियल से फाइनल के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया
उतना डिस्टेंस मैंने ले लिया और टोटल टाइम लेट्स से यहाँ से यहाँ तक ये 12 मीटर या 10 मीटर ले गया, 10 मीटर कवर किया है। और ऐसा करने में इसको लेट्स से कि 4 सेकंड लगे हैं और मुझे निकालनी है इसकी स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज 10 मीटर and total time is 4 seconds, and this will comes out 2.5 meter per second. This is what average speed, but instantaneous speed is something different. क्या है देखना, जैसे मैं बार बार यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, आप मेरी स्पीड कवर कर सकते हैं, टोटल आप मेरी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए मेरा फाइनल पॉइंट है और ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे जाकर मैंने अपनी जर्नी को एंड किया। जितना टाइम लिया, जितना डिस्टेंस कवर किया, आपने डिवाइड कर दिया। लेकिन नहीं, अगर मैं चल रहा हूँ, फील करिए, मैं चल रहा हूँ, चलते 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 आपने इस जगह फोटो खींचा, लेकिन मैं यहाँ आ गया। इस जगह पे जो आपने फोटो खींचा था ना मेरा, इधर स्पीड बताओ, यहाँ पे बताओ, एग्जैक्टली यहाँ पे इस इंस्टेंट पे यहाँ पहुंच गया तब नहीं, पीछे रह गया तब नहीं, एग्जैक्ट यहाँ पे। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का, अगर इस पिक्चर में बताऊं, जैसे यहाँ से यहाँ तक चल रही है, मान लो हमने किसी समय इसका फोटो खींचा, इसका एक पिक्चर लिया, ऐसे क्लिक किया, तो यहाँ पे दिखा, हमसे कहा गया कि यहाँ पर इसकी कितनी वेलोसिटी, सॉरी कितनी स्पीड या वेलोसिटी है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मजा नहीं है और समझते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड, किसी ड्यूरेशन में नहीं, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी मोमेंट पे। अभी भी मजा नहीं आया, थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, जर्नी कवर कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है, यहां तक आ रहा है, यहाँ पर लिया परफेक्ट पिक्चर, कोई टाइम होगा, लेट्स से 4 सेकंड है मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल 6 सेकंड लगे, 6 सेकंड का टोटल टाइम। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 4 सेकंड में नहीं, चौथे सेकंड पे, 4th सेकंड पे। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें किसी की स्पीड बतानी है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी बताएंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन बताना है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली कैसे समझेंगे इसको, देखते हैं। स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस x अपॉन t। ओके, मैथमेटिकली बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में एक्चुअली क्या होता है ना, अगर ये लाइन मान लीजिए x लेंथ की है, आपसे कहा जाए इसके सबसे छोटा पार्ट बनाओ, सबसे छोटे टुकड़ा करो, तो आप इसका सबसे छोटे टुकड़े करने जाओगे ना, दैट विल बी dx का मतलब होगा इस लाइन के हिसाब से, अगर ये टाइम की लाइन है या किसी और चीज की लाइन है, किसी की भी लाइन हो सकती है, यहाँ पे मैं मौजूदा स्थिति में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है अगर ये यहाँ से यहाँ तक दौड़ रहा है, टी टाइम लग रहा है ना, तो यहाँ पर जो टाइम है ना, दैट विल, ऐसे करके हम बोलेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे लिमिट, और जो लिमिट डेल्टा टी है ना, टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब ये बहुत ही नेग्लेक्जिबल टाइम है। अरे नेग्लेक्जिबल टाइम है, छोटा टाइम है, जो कि बिल्कुल 0 के एग्जैक्ट 0 नहीं है। टेंस टू 0 का मतलब है नियरली 0, इसका मतलब बहुत ही छोटा टाइम है, और बहुत ही छोटे टाइम है, इसीलिए तो हम इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। तो उसने उस इंस्टेंट पे ये एक्स डिस्टेंस में चली होगी ना, उसने ये टी टाइम लिया होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये पिक्चर है ना, यहाँ से गाड़ी अपनी दौड़ रही थी और यहाँ पे पहुंच गई, हमने यहाँ पे एसएस लिया था, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, और यहाँ पे पूछा गया था, तो हम मान लेते हैं कि इसने इतनी देर में सिर्फ dx डिस्टेंस को कवर किया है। क्यों? पूरी डिस्टेंस x है, पूरी डिस्टेंस x है, और पूरा टाइम जो है t है। देख लो, इनको विजिबल है, नॉट सो क्लियर बट ओके, ये तो क्लियर है एवरेज स्पीड। तो मैंने देखा कि यहाँ से पार्टिकल ने चलना शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन हम आगे कैरी करेंगे। यहाँ पे आगे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई,
टोटल डिस्टेंस इसने x कवर किया और टोटल टाइम इसको t लगा, लेकिन हमने गाड़ी का इस जगह पे फोटो खींचा और हमने कहा इस जगह इसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या होगी। तो हमने कहा लेट्स से टोटल रास्ता इसने x कवर किया, लेकिन इस टाइम में जो कि क्या है बिल्कुल छोटा टाइम है, कैसा है छोटा, डेल्टा t टेंड्स टू 0, उसमें इसने dx पाथ कवर किया, मतलब जो ये रास्ता कवर किया ये dx है और उसमें बहुत ही छोटा सा टाइम लगा है, दैट इज dt। ये डिफरेंशियल डिस्टेंस है और ये डिफरेंशियल टाइम है। मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल डिस्टेंस से डिफरेंशियल टाइम का मतलब ये डिस्टेंस बहुत ही छोटी है, टाइम बहुत ही छोटा, और इसके अंदर ना टाइम चेंज हो रहा है ना डिस्टेंस चेंज हो रही है। मतलब इस dx टाइम में, सॉरी इस dx डिस्टेंस में ये dt टाइम है ये सेम है, चाहे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसलिए अब इसमें मान रहा है कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ऐसा बोलेगा, सुनना सुनना सुनना, ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा बोलेगा तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब तो सब कुछ हटा ही देता हूँ, यहां से देखते हैं। अगर उसने बोला कि एक पार्टिकल है जो कि 15 मीटर चलता है और 3 सेकंड का टाइम लेता है, आपने सिंपली बता दिया कि उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी, कहां से, x अपॉन t से। अगर उसने ऐसा बोल दिया कि कोई डिस्टेंस है 2t² प्लस 3t प्लस 2 मीटर, तब क्या करोगे, तब क्या करो, ये वेरिएबल डिस्टेंस है। अब ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस कांस्टेंट थी। अगर पहली बार उसने 15 मीटर बोला तो हमेशा ये 15 मीटर ही रहने वाला, ये चेंज नहीं होगा टाइम के साथ साथ, ये चेंज हो रहा है। अब t बराबर 0 रख दो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आंसर इज 2 मीटर। मतलब जब पार्टिकल ने स्टार्ट किया चलना तो पहले से 2 मीटर पे खड़ा था, अब टी 1 रख दोगे तो 2 3 5 2 7, ये वेरिएबल डिस्टेंस है। ऐसे वेरिएबल डिस्टेंसेस को से स्पीड या इससे अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो इससे वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का या डिफरेंशियल टर्म्स का बात करते हैं, तो वहां से हम इसको ऐसे निकालेंगे। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये मैं आपको कल बताऊंगा, कब का मींस नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई थिंक पिक्चर इज वेरी क्लियर अबाउट द स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी। मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी सेम होने वाला, थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे तो बहुत ही डिफरेंस है, एक वेक्टर है एक स्केलर, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement per unit time is called, अभी ये लिखूं क्या, is called velocity, इस नहीं रहने देता हूँ, ठीक है। मतलब velocity will be equal to displacement per unit टाइम। ऑफ कोर्स यूनिट सेम रहने वाले, आपको दिख रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर्स में ही नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, तो देख सकते हैं यूनिट भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। डायमेंशन जैसा टर्म होता है, थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब डायमेंशन को बताना शुरू करेंगे, ठीक है। यूनिट सेम रहने वाला है। और आपको ने ये तो सुना ही होगा ना, अच्छे इंसान अच्छी संगति में बैठोगे तो अच्छे बनोगे, बुरी संगति में बैठोगे बुरे बनोगे। मतलब आप कैसे ही आपकी कंपनी से डिसाइड किया जाएगा आपकी कंपनी किस तरीके की। इसका मतलब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होने वाली है, वेक्टर, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। यूनिट वही यूनिट, डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में, टाइम
सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ, स्पीड में मैंने काफी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब इसको अगेन दोबारा से यूनिफॉर्म स्पीड, नेक्स्ट वन वेरिएबल स्पीड, no, I'm dealing with velocity, I am writing speed, uniform velocity, variable velocity, next one is average velocity, और next one is instantaneous velocity। थोड़ा सा बता के शॉर्ट में निकल लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था कि इक्वल टाइम्स में इक्वल पाथ को कवर कर रहा था, बिल्कुल सेम है, इक्वल टाइम्स में ये भी इक्वल पाथ को ही कवर करने वाला है। वहां डिस्टेंस को कवर कर रहा था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। इक्वल टाइम्स में सेम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम, अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो। ओके, कैसे? जैसे अगर मैं बोलूं मैं 5 मीटर चला इस तरीके से, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। कैसे? एरो बना हुआ है, डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, इस डायरेक्शन में चलाऊं, और आपको पता है जब तक मैं इसकी डायरेक्शन, जब तक मैं यहाँ से टर्न नहीं होने वाला तब तक डायरेक्शन सेम नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं होगा तब तक डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल टाइम्स में इक्वल पाथ को कवर करना। वेरिएबल स्पीड, इसका मतलब वही अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या अनइक्वल पाथ को कवर करेगा इन इक्वल या अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम, उसी की तरह सेम है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बिल्कुल भी सेम होगी उसी की तरह, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, बाकी सारी पैरामीटर्स अपनी जगह पे सेम है। तो इसमें भी वही कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसी की तरह बिल्कुल dx/dt, बशर्ते यहाँ पे क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इन्वॉल्व है। आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे वेक्टर लग जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में भी आप चाहो तो वेक्टर का यूज कर सकते हो। हाँ, अब देखो लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि वेलोसिटी को हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। और अगर या डेल्टा ऐसा लगा देता हूँ, अगर इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो हम डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो डिफरेंशियल बनाएंगे तो टाइम का क्या हो जाएगा? डी टी, एक्स का हो जाएगा डी एक्स, बिल्कुल सेम उसी की तरह। ओके, हाँ, अब आप समझ रहे हो इसका यूज क्या है। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसका यूज समझ में आएगा। साफ कर रहा हूँ, अब आप कुछ नोट करना, ये मैंने बोल के बता दिया, ज्यादा राइटिंग करके मैं टाइम नहीं खराब करना चाहता। आगे थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ, ऐसा लेसन को कवर कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर हम इसके क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैं आपको अलग अलग तरीके से डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बाकी एवरेज वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज एक्सेलरेशन, ऐसे डिनोट करते हैं। This is rate of change of velocity per unit time। अब स्क्वाड वाला नहीं लिखा है, ठीक है, स्क्वाड वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। देखते हैं एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी का क्या बनाना है? रेट। आपको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था, ठीक है, बता देता हूँ लास्ट में। जब भी किसी चीज की बात की जाए, रेट लगाओ, किसी में रेट लगाओ। रेट का मतलब होता है समथिंग पर यूनिट, मतलब या तो स्पीड का रेट बनाएंगे, सॉरी, या तो डिस्टेंस का रेट बनाएंगे, या टाइम का रेट बनाएंगे, या किसी भी चीज का भी रेट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप रेट को आप ऐसे समझ सकते हो, ये बात हमेशा सही नहीं होगी, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी किसी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट बन जाता है, ठीक है। आपने पीछे
स्पीड में भी देखा होगा, मैंने लिखा था रेट, वेलोसिटी में भी लिखा था क्या, रेट, एक्सेलरेशन में भी क्या लिखा, रेट। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड। हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और भाई इसका यूनिट देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका यूनिट हो जाएगा, वेलोसिटी का भी देखा था पहले, मीटर पर सेकंड, और ये टाइम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जिन लोगों को अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो डायमेंशंस भी लिख दे रहा हूँ। LT-2 होता है, कैसे होता है फिर मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तब उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इसका ऑफकोर्स वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। हाँ, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही इसकी हमेशा डायरेक्शन होगी, किसकी, एक्सेलरेशन की। और ये इसको हटा देता हूँ, नोट करना, हटा देता हूँ, कर लिया होगा। वही फिर से क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म acceleration. Next one is variable acceleration. Next one is average acceleration. Next one is instantaneous acceleration. देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का ही मतलब क्या हुआ, इक्वल 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 इक्वल, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो हम क्या बोलते थे, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस को कवर किया हो इक्वल इक्वल टाइम्स में। हमने वेलोसिटी को क्या बोला था, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम्स। ऐसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी इसकी कैसी होनी चाहिए, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी का जो चेंज है वो हर बार में सेम आना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। मतलब जो अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलने थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए लेकिन चेंज हर बार में कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सेम चेंज हो रहा है इन सेम टाइम इंटरवल में, तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। वेलोसिटी अगर बढ़ रही होगी तो यहाँ पे वेरिएबल में दो चीजें हो सकती हैं, एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, कब, यदि इफ वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे बता देता हूँ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन के स्टैंडर्ड नाम भी होते हैं, जैसे रिटार्डेशन है या डी एक्सेलरेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पर बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी एक होगी। हाँ, अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकती है या होगी, और उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, इसी को हम डी एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। बार बार आप देख रहे हैं एवरेज में इस टर्म का यूज हो रहा है, टोटल अपॉन टोटल, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन और कैसा है, इंस्टेंटेनियस। मैंने आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है जो लिमिट है वो डेल्टा टी क्या करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। मतलब जैसे वेलोसिटी के केस में मैंने एक्सप्लेन किया था, वैसे एक्सेलरेशन के केस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, यहाँ से भाग रहा हूँ, यहाँ से भाग रहा हूँ, कोई गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जा रही है किसी वेलोसिटी के साथ, किसी वेलोसिटी के साथ, किसी वेलोसिटी के साथ, लेकिन यहाँ पर पिक्चर लिया और कहा गया है कि किसी एक्सेलरेशन के साथ यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी कोई एक्सेलरेशन, यहाँ पे पिक्चर लिया गया और कहा गया इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उस कंडीशन में ये, जैसे मैंने बार बार बताया, अगर ये लाइन x है तो इसका सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया, dx। अगर ये लाइन क्या है, अब ये लाइन क्या है, b, तो इसका सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया, dv। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स इसका सबसे छोटा टाइम क्या हो गया, dv। तो
यहाँ पे ये हो जाएगा dv/dt। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर विजिबल ना हो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लगा लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा v/डेल्टा t। ठीक है, इसका यूज क्या, अगेन अगर आपसे उसने बोल दिया कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन कितना होगा, आप सिंपली बोलोगे b इक्वल टू t/v 5/5, दैट इज गोइंग टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं बोला तो उसने बोल दिया वेलोसिटी इज 5t² प्लस 2t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, what will be the acceleration, what will be the acceleration after 2 सेकेंड। तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे, समझे। ये क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से हम चाहें तो एक चीज और भी कर सकते हैं। आपको पता है कि अभी भी मैंने वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो था उसका मैंने डेरिवेटिव लिखा था dx/dt, याद है प्रीवियस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है तो ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होने वाली किसी पर्टिकुलर मोमेंट में, मतलब हम दूसरे सेकंड पे पूछ रहे हैं कि या दूसरे सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी हुई या कितना एक्सेलरेशन हुआ, तो इसका हम दूसरा डेरिवेटिव भी चाहे तो बना सकते हैं। तो ए एक्सेलरेशन, तो ये क्या लिख सकते हैं d/dt, और इस b की जगह क्या लिख सकते हैं dx/dt। तो इसका एक और डेरिवेटिव बन गया, दैट इज d² अपॉन dt², और ये क्या हो गया x, मतलब d²x/dt²। ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, इसलिए अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन वेलोसिटी अगर नहीं दी है, उसने ऐसा कह दिया कि अगेन 5t² प्लस 2t प्लस 4 इन मीटर्स, मतलब इस बार डिस्प्लेसमेंट दिया है, इस बार डिस्प्लेसमेंट दिया है। वेलोसिटी दिया होता डिफरेंशिएट करते डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, लेकिन क्या दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए तो बनाया ना। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको पता है ये सेकंड डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का, ये सेकंड डेरिवेटिव है। एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी वेलोसिटी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा एक्सेलरेशन। तो ऐसे मैंने बता दिया आपको। हाँ, अभी आप सोच रहे हैं कैसे सॉल्व होगा, तो याद नहीं बताने वाला मैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको मैं बताऊंगा ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, हाँ मैंने ये बताया इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम चाहें वेलोसिटी के टर्म्स में, दैट विल बी dv/dt, और अगर हम इसका इक्वेशन या इसका रिलेशन बनाना चाहें डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो d²x/dt²। अब ये मत करना ये d है ये t है तो ये t है t² क्यों हो गया, ऐसा करो d²t², ऐसा नहीं होता, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं लिखा जाता, dt² लिखा जाता है। ओके, इसको dt तो ये dt²। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और आज का लेक्चर अब मैं यहीं पे इसको मैं बंद कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने डिस्टेंस बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, स्पीड बता दी, वेलोसिटी बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, अब मैं चाहूँ तो आगे इसमें मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस के बारे में बता सकता हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बता सकता हूँ, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बता, ग्राफ में हम कैसे करके पढ़ाई करेंगे। तो वो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस है, आगे का विषय आगे डिस्कस करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट में बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सारे प्रकार के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस स्कूल लेवल के होंगे, कुछ नीट और IIT लेवल्स के होंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।